हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाल संरक्षण आयोग के बारे में। इसके पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग ऐसे तमाम आयोगों के बारे में बात करी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बाल संरक्षण आयोग के बारे में। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो फूल रहते हैं उन्हें फूलों को निहारा जाता है, उन्हें कुचलना एक सबसे बड़ा अपराध है। क्या है? कुचलना सबसे बड़ा अपराध है। मतलब जो बालक होते हैं वही जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, हमें इनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अब बाल संरक्षण की यदि बात आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या बालकों का शोषण होता है क्या। ठीक है, इस बाल शोषण को जानना चाहिए हमें कि बालक का शोषण होता क्या है। अगर हम कम शब्दों में कहना चाहें बाल शोषण को, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ही बाल शोषण होता है। ठीक है, शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ही क्या होता है? बाल शोषण होता है। यह जो बाल शोषण है यह सिर्फ हमारे देश के लिए ही एक चुनौती नहीं है, अपितु अन्य देशों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है बाल शोषण। ठीक है, देखिए बहुत सारी बार ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षा रहती है उस शिक्षा में जो कमी है वही इस प्रकार की जो बुरी आदतें रहती हैं उन्हें जन्म देती है। लेकिन हम देख रहे हैं निरंतर कि हमारे यहाँ पर शिक्षा में अब वृद्धि होती जा रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या इस प्रकार के कृत्यों को रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा है। तो आज हमें इन बाल संरक्षण को रोकने की, बालकों के जो शोषण है इन्हें रोकने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, अब इस बाल शोषण को कैसे रोका जाए, तो बाल शोषण को रोकने की यदि बात आती है तो हमारे मन में एक बात आती है कि क्या बालक को कोई अधिकार दिए जाने चाहिए। तो हाँ, बालक को किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए, बाल अधिकार की यहां पर बात आती है कि कैसे अधिकार बालकों को प्राप्त होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता है कि वह कहां जन्म लेने वाला है, किस देश में वह पैदा होगा, किस घर में वह पैदा होगा, किस परिवार में वह पैदा होगा, अमीर परिवार में होगा या फिर गरीब परिवार में पैदा होगा, ऐसा उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए एक बालक को किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, तो देखिए अगर अधिकार की हम बात करें तो एक बालक को राष्ट्रीयता का अधिकार मिलना चाहिए। कैसा अधिकार मिलना चाहिए? राष्ट्रीयता का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ हम देखें तो पंजीकरण का अधिकार मिलना चाहिए, फिर उसे पोषण का अधिकार मिलना चाहिए, उसे मनोरंजन का अधिकार मिलना चाहिए, उसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, उसका कोई व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है ना, बालकों का व्यापार कर दिया जाता है, तो उसका व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अधिकारों की यदि हम बात करें तो बालक को प्राप्त होने चाहिए ऐसे अधिकार। तो क्या इस प्रकार के अधिकार किसी संस्था के द्वारा बालक को प्रदान किए गए हैं? क्या बालकों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल इस प्रकार के अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन अधिकारों की घोषणा की गई है। और वह घोषणा कब की गई है? तो घोषणा की गई है 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कब? 20 नवंबर 1989 को। और भारत भी इसमें शामिल हो गया है। भारत इसमें शामिल कब हुआ है? तो हुआ है 11 दिसंबर 1992 को भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो यूएनओ ने किस प्रकार के अधिकारों की घोषणा यहां पर की है बालकों के संरक्षण हेतु?
तो उन्हें हम देखते हैं यूएनओ कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही राष्ट्रीयता और पंजीकरण का अधिकार होना चाहिए। कैसा? राष्ट्रीयता और पंजीकरण का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात यहां पर आती है, राष्ट्रीयता और पंजीकरण का अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो माता पिता रहते हैं बच्चों के, उन माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बच्चों को कभी भी उनसे दूर नहीं किया जा सकता। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनसे दूर नहीं किया जाए तो आप फिर उसे दूर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर माता पिता की परमिशन लेना आवश्यक है। फिर तीसरी बात क्या करता है यूएनओ, तो तीसरी बात में कहता है कि यहाँ पर पारिवारिक नामकरण का अधिकार भी बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। कैसा अधिकार? पारिवारिक नामकरण का अधिकार। और क्या बात करता है यूएनओ, तो यूएनओ कहता है कि लैंगिक शोषण से हमें बच्चों को बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लैंगिक शोषण से, लैंगिक शोषण उनका हमें नहीं होने देना चाहिए। और बात आती है कि जो सशस्त्र विद्रोह रहते हैं या फिर बहुत सारे संघर्ष रहते हैं, उनमें कम आयु मतलब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो भर्ती है उसको पूर्ण रूप से निषेध करना चाहिए। कैसा? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती को निषेध करना चाहिए। ठीक है, और क्या बात करता है यूएनओ, तो यूएनओ क्या कहता है कि जो बच्चों का जो व्यापार होता है, बहुत सारे बच्चों का अपहरण हो जाता है, उनसे संरक्षण प्राप्त करने हेतु राज्य को कानून बनाने चाहिए। अपहरण और व्यापार को रोकना चाहिए। ठीक है, और बात आती है यहाँ पर कि जो गोद लिए जाते हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पर देश को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बच्चे का हित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो गोद प्रथा जो यहाँ पर है उसमें बच्चों के हित को भी देखना चाहिए। ठीक है, और ऐसे जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो उनके माता पिता भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे बच्चों का संरक्षण करना राष्ट्र का अपना कर्तव्य होता है। इस प्रकार के अधिकारों की चर्चा यहाँ पर की है किसने? यूएनओ ने। देखिए, यूएनओ ने तो यहाँ पर चर्चा कर दी है बाल संरक्षण के लिए बाल अधिकार की। क्या इस अधिकारों के प्रदान करने से हमारे यहाँ बाल संरक्षण आयोग बन गया था क्या? तो जी नहीं, अभी यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग नहीं बना था, तो फिर यह बाल संरक्षण आयोग कब बना? ठीक है, यह बात आती है। देखिए, हुआ क्या था कि वर्ष 2005 में, कब? वर्ष 2005 में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा जाता है बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। क्या कहा जाता है? बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है, इस बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हमारे भारत में इस बाल संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। कब की गई? मार्च 2007 में की गई। क्या इस बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हो गई? अब हम देखते हैं कि यह कैसा निकाय है। क्या इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है क्या? तो जी नहीं, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अतः यह एक संवैधानिक संस्थान तो नहीं है। यह संवैधानिक संस्थान नहीं है। फिर कैसा संस्थान है यह? तो इसे एक अधिनियम के तहत बनाया गया है संसद के द्वारा, इसलिए यह एक वैधानिक संस्थान है। कैसा संस्थान है? वैधानिक। ठीक है, तो यह हो गई स्थापना बाल संरक्षण आयोग की। अब देखिए, बाल संरक्षण आयोग किस उद्देश्य से कार्य करेगा? अगर इसके उद्देश्य को हम देखें तो किस प्रकार का उद्देश्य रहेगा इसका कि जो बालक रहते हैं, बच्चों को उनका अधिकार दिलवाना, साथ ही साथ उनके ऊपर किसी प्रकार का अगर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार से इन्हें बचाना। ठीक है, अब इसकी संरचना को जानते हैं कि
बाल संरक्षण आयोग की संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग की संरचना, अब बाल संरक्षण आयोग की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति करेगी कौन, केंद्र सरकार। कौन करेगी, केंद्र सरकार। अब यहां पर कौन कौन सदस्य शामिल होगा, तो इसमें होगा एक अध्यक्ष। कौन शामिल होगा, एक अध्यक्ष शामिल होगा। और वह अध्यक्ष कैसा होगा, तो उस अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, वह एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए, साथ ही साथ बालकों के कल्याण हेतु उसने कोई उत्कृष्ट कार्य किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए, साथ ही साथ बालकों के कल्याण हेतु उसे कुछ उत्कृष्ट कार्य किए होने चाहिए। तो इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। लेकिन यहां पर एक शर्त रख दी गई है, वह शर्त क्या होगी कि जो केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति तो करेगी, लेकिन यहां पर जो हमारे यहां पर एक मंत्रालय होता है जिसे हम कहते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री होता है, उस प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है और उस समिति की जो सिफारिश रहती है उस सिफारिश पर ही केंद्र सरकार इस अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। और कौन यहां पर शामिल होगा, तो इसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। कितने सदस्य शामिल होंगे, 6 अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें निम्न क्षेत्र में वह प्रतिष्ठित होने चाहिए, सत्य निष्ठा उनमें होनी चाहिए, साथ ही साथ हम देखें तो कुछ उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और कुछ अनुभव भी होने चाहिए। किस प्रकार के अनुभव होने चाहिए उनको, तो सबसे पहले बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको अनुभव होना चाहिए। फिर आता है जो बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बाल कल्याण के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, और उन्हें बाल श्रम का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के अनुभव वाले 6 सदस्य यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इन 6 सदस्यों में से भी 2 महिला होना यहां पर आवश्यक किया गया है। कितनी, 2 महिलाओं का होना आवश्यक यहां पर किया गया है। तो इस प्रकार से मिलकर बन रहा है क्या, यहां पर बाल संरक्षण आयोग। यह लोग इसमें शामिल होंगे। अब आती है बात कि इन लोगों का जो कार्यकाल रहेगा वह कितना रहेगा। इस कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल होगा वह कितना होगा, 3 वर्ष। कितना होगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। पर यहां पर भी शर्त कर दी गई है कि जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष का कार्यकाल या तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए। उसके साथ जो सदस्य होते हैं उनके लिए जो टाइम रखा गया है वह 3 वर्ष और 60 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। कितना, 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए वह यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर अगर चाहें तो उसके पहले भी यह त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये त्यागपत्र किसको देंगे, ये त्यागपत्र देंगे किसको, केंद्र सरकार को। जो भाई जो नियुक्ति कर रही है उन्हें ये क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। अगर यहां पर केंद्र सरकार चाहती है इन्हें हटाना, ठीक है, तो केंद्र सरकार भी इन्हें हटा सकती है। अब वह केंद्र सरकार इन्हें कैसे हटाएगी, तो देखिए अगर यह दिवालिया घोषित कर दिया जाए किसी न्यायालय के द्वारा, या फिर अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, या फिर कह दे हम कि यह लगातार 3 बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित है, या फिर कह दें कि इसने अपने पद का
गलत उपयोग इस प्रकार से किया है जिससे कि लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर पद का अगर दुरुपयोग करता है तब इन कंडीशन पे भी केंद्र सरकार इन्हें हटा सकती है, बट यहाँ पर इस सदस्य को जिसको हटाना है उसे एक बार सुनवाई का मौका जरूर देती है केंद्र सरकार। इस प्रकार से यहाँ पर हटाया जाता है कौन, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। फिर बात आती है कि इनके वेतन, तो इनका जो वेतन दिया जाता है वह केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है। दूसरी बात इनके वेतन में आती है कि जो एक बार डिसाइड हो गया कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। कैसा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से पूरी संरचना होती है इस आयोग की। क्या कि यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार तो करेगी ही, लेकिन यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उस समिति की सिफारिश पर ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन 6 अन्य सदस्यों में ही 2 महिला होना यहाँ पर आवश्यक किया गया है और इन क्षेत्रों में इनको क्या किया गया है, यहाँ पर विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिए, इनकी योग्यता इस प्रकार की निर्धारित की गई है। और कार्यकाल भी यहाँ पर 3 वर्ष और 65 वर्ष अध्यक्ष का, साथ ही सदस्य का 3 वर्ष और 60 वर्ष कर दिया गया है। अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो केंद्र सरकार को देंगे अपना त्यागपत्र, और हटाएंगे इन सिचुएशन पे केंद्र सरकार इन्हें हटा भी सकती है। और वेतन की हमने बात करी कि इनका जो वेतन रहेगा वह केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की होती है इसकी संरचना। संरचना के बाद बात आती है कि इनका कार्य क्या रहेगा। बाल संरक्षण आयोग के अपने क्या कार्य रहेंगे, कार्य। ठीक है, कार्य की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे जो पहला कार्य इसका रहेगा, क्या रहेगा कि बाल संरक्षण के संबंध में, बाल संरक्षण के संबंध में जो भी मौजूद कानून है अभी वर्तमान में, उन कानूनों की क्या स्थिति है उस स्थिति की जांच करना। क्या करना, उस कानून की जो स्थिति है उस स्थिति की जांच करना यहाँ पर इसका पहला कर्तव्य होगा। साथ ही साथ उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने की सिफारिश भी करेगा। यह किससे, केंद्र सरकार से। ठीक है, कानूनों की सिफारिश करेगा उनको लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो पहला कार्य क्या हो गया कि बाल संरक्षण से संबंधित जो भी वर्तमान में कानून मौजूद है उन कानूनों की क्या स्थिति है उस स्थिति की जांच यहाँ पर करेगा। जांच करने के साथ साथ उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो ऐसी सिफारिश भी करेगा। कौन, तो यह बाल संरक्षण आयोग। दूसरी बात आती है कि यह जो बाल संरक्षण आयोग रहता है यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तीसरी बात यहां पर आती है कि जो बाल संरक्षण आयोग है उसके सामने अगर इस बात की शिकायत आती है बालकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, तो उस शिकायत की क्या करेगा, जांच करेगा। शिकायत की जांच करेगा। अगर शिकायत आती है तो, या फिर अगर उसे लगता है, बाल संरक्षण आयोग को लगता है कि यहाँ पर बच्चों का क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अपनी स्व प्रेरणा से भी वहां पर जांच कर सकता है। कैसे, स्व प्रेरणा से भी जांच कर सकता है और स्व प्रेरणा से उसे जांच करना भी चाहिए। ठीक है, फिर अब यहां पर और किस प्रकार का कार्य करेगा, तो देखिए ऐसे बहुत सारे किशोर बंदी गृह होते हैं या फिर सुधार गृह जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर जाकर यह जांच कर सकता है
कि यहाँ पर बच्चों के अधिकारों के किसी प्रकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब वो वहां जाएगा और बच्चों के अधिकारों का निरीक्षण करेगा कि यहाँ पर बच्चों को व्यवस्थित रूप से रखा जा रहा है, यहाँ नहीं रखा जा रहा है। किशोर या फिर बंदी गृह, जो किशोर बंदी गृह रहते हैं जहां पर बच्चों को संरक्षित रखा जाता है, वहां पर जाकर यह निरीक्षण कर सकता है। और क्या कार्य करेगा यह, तो देखिए यहां पर बाल अधिकारों से संबंधित शिक्षा और अनुसंधान का कार्य यहां पर इसे करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक क्या कर सके, लोगों को यह जागरूक कर सके इस बालकों के अधिकारों के संबंध में, ठीक है। मतलब यहां पर संशोधन का कार्य भी इसे करना चाहिए, सॉरी अनुसंधान का कार्य। और किस प्रकार के कार्य यहां पर करेगा, तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारक रहते हैं, उन कारकों को ध्यान में लाना और उन कारकों को क्या करना, निषेध करना, मनाही करना, जो क्या करते हैं, जो कि बच्चों के अधिकारों का हनन करते हैं और उनको अपने अधिकार लेने के लिए उन्हें निषेध करते हैं। ऐसे किस प्रकार के कारक रहते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे कि आतंकवाद, या फिर हम कहें कि घरेलू हिंसा, बाल व्यापार, इस प्रकार के जो कारक हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के अधिकारों का निषेध करते हैं। क्या करते हैं, अधिकारों का निषेध करते हैं। तो इस प्रकार के जो कारक हैं उनको देखना और उनसे हमें बच्चों को क्या करना है, बचाना है। तो यह कार्य कौन करेगा, बाल संरक्षण आयोग करेगा। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा कौन, बाल संरक्षण आयोग। अगर प्रश्न आता है कि बाल संरक्षण आयोग के अपने क्या कार्य रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं अब कि बाल संरक्षण आयोग इस प्रकार के कार्य करेगा। फिर यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाल संरक्षण आयोग की संरचना को समझाइए, साथ ही साथ उसके कार्य लिखिए, तो संरचना भी हमने देख ली और कार्य को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इसके समक्ष और भी कुछ चुनौतियां हैं क्या, तो उन चुनौतियों को हम देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि बाल संरक्षण आयोग के कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आलोचना हम कैसे करेंगे, इसके समक्ष अभी जो जो चुनौतियां हैं उन्हें भी साथ में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके समक्ष अभी हम चुनौती देखना चाहें तो हमें क्या चुनौती दिखाई दे रही है, सबसे पहले कि यह आयोग जो है क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, ठीक है, सलाह दे रहा है। मतलब यह आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इसके जो भी निर्णय रहते हैं यह बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कर सकता। इसके जो निर्णय रहते हैं वह कभी भी बाध्य नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि यह जो आयोग है वह एक संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसा आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है। इसकी यह भी एक चुनौती है। फिर तीसरी बात आती है कि जांच करने हेतु इसके पास कोई एक स्थायी निकाय नहीं है, या फिर स्थायी तंत्र हम कहें, स्थायी तंत्र इसके पास अभी मौजूद नहीं है। और क्या इसके पास चुनौती है, तो देखिए अधिकतर क्या करना पड़ता है इसे, वित्त के लिए, वित्त हेतु कहां होना पड़ता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो केंद्र सरकार के लिए। वित्त के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार इससे समझौता कर सकती है, ठीक है। यह तमाम प्रकार की चुनौतियां आज भी मौजूद है किसके सामने, इस बाल संरक्षण आयोग के सामने। अगर हम इसे सुझाव देना चाहें कि किस प्रकार से यह अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से करें, तो इन चुनौतियों को अब हम समाप्त कर दें तो फिर अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से ये कर सकता है। पहली बात यहाँ पर आती है कि जो है एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। सलाहकारी न होकर इसके जो निर्णय रहते हैं उन निर्णयों को कैसे लागू करना चाहिए, तो बाध्यकारी रूप से लागू करना चाहिए।
कैसे लागू करना चाहिए? बाध्यकारी रूप से लागू करना चाहिए। फिर जांच करने हेतु एक स्थायी तंत्र बनाया जाना चाहिए। अगर स्थायी तंत्र यहां पर जांच हेतु बन जाता है तो फिर अच्छी तरीके से यह जांच कर पाएगा। फिर बात आती है कि इसके लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वित्तीय व्यवस्था अलग से कर देंगे तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार का समझौता यहां पर केंद्र सरकार इस आयोग से नहीं करेगी। फिर इसे अगर संवैधानिक संस्था बना दी जाए, संवैधानिक संस्था यदि इसे बना दी जाए तो फिर यह आयोग जो रहेगा यह और मजबूती के साथ कार्य करने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के सुझाव हम इसे दे सकते हैं। फिर एक और बात आती है, किस आयोग के पास किस प्रकार की शक्ति अभी मौजूद है, किस प्रकार की शक्ति अभी इसके सामने इसके अंदर मौजूद है। तो शक्ति यदि हम देखें तो देखिए, यह जो आयोग है जब किसी भी कार्यों की जांच करता है तब इसे एक सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। कैसा दर्जा प्राप्त होता है? एक सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। और सिविल न्यायालय का दर्जा अगर इसे मिल गया तो अब यह किस प्रकार के कार्य करेगा? देखिए, अगर इसे सिविल न्यायालय का दर्जा मिल गया तो यह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। ठीक है, अगर इसे लगता है कि इस व्यक्ति ने बालकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और उसकी जांच करनी है तो फिर उसको समन जारी कर सकता है या फिर हाजिर होने के लिए कह सकता है। कौन? यह बाल संरक्षण आयोग ही। दूसरी बात आती है कि अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज यहां पर इससे पेश करवाने हैं तो फिर उन दस्तावेजों को यह पेश करने के लिए अपील कर सकता है। ठीक है, दस्तावेजों को पेश करने के लिए अपील कर सकता है। फिर अगर किसी शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने हैं तो शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। यह शक्ति है इसके पास में। और बात आती है यहां पर कि अगर कोई न्यायालय है या फिर अन्य कोई कार्यालय है, ठीक है, अगर यहां से उसे किसी प्रकार के अभिलेख की आवश्यकता है या फिर अभिलेख के अलावा उसकी जो फोटोकॉपी है उसकी आवश्यकता है तो उसकी अपेक्षा भी यह न्यायालय से कर सकता है कि आप हमें इस चीज को प्रोवाइड कराइए। ठीक है, इस प्रकार की तमाम शक्तियां भी इसके सामने भी मौजूद है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग के कार्य, इसकी संरचना, उसकी शक्तियां, साथ ही साथ उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं और कुछ सुझाव भी हमने प्रस्तुत यहाँ पर कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर अभी बाल संरक्षण आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वह है प्रियंक कानूनगो, नॉट प्रियंका। कौन है? प्रियंक कानूनगो। ठीक है, फिर यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, क्या पूछ लिया जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तब हम क्या कहेंगे? शांता सिन्हा। कौन है? शांता सिन्हा। और यह तो हमने जान ही लिया है कि कब बना था, तो मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो वह की गई थी कब? बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। कार्यकाल भी देख लिया था कि जो इसके अध्यक्ष रहते हैं उनका कार्यकाल रहता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। साथ ही साथ यह अध्यक्ष और सदस्य जो है वह पुनः नियुक्ति के पात्र यहाँ पर नहीं होते हैं। और सदस्य का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न हम बना सकते हैं। फिर यदि हम बात आती है कि प्रश्न क्या यहां पर बन सकता है, अगर मेंस में प्रश्न बनता है तो सीधा सीधा यहां पर प्रश्न बन जाएगा कि बाल संरक्षण आयोग
बाल संरक्षण आयोग क्या है तथा इसकी संरचना को समझाइए। फिर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाल संरक्षण आयोग के कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। तब भी हम आसानी से लिख सकते हैं। और प्री के फैक्ट तो हमने देख ही लिए हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा क्या? बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, धन्यवाद।